गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक और सॉल्यूशन पीवाईक्यू देखेंगे। जो 2024 से 25 का सेशन का पीवाईक्यू आपका दिया हुआ है। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक, जो आपकी बुक का नाम है। इस बुक का हम पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख रहे हैं। पहला यहाँ पर PHIS 4 बुक का जो दिया है वो ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिए हैं, कोई 5 क्वेश्चन करने हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन में किसी 2 पर नोट लिखने हैं, यानी टिप्पणी देनी है। यानी जो नोट जो आप लिखेंगे, आपका एक क्वेश्चन 14 नंबर का है यहाँ पर, तो जो नोट लिखेंगे, पहले नोट आप इतने लिखें कि 1 पेज में, 1.5 पेज में, 2 पेज में आ जाए और उसमें लास्ट में निष्कर्ष जरूर देना। सेकंड नोट भी लिखेंगे तो उसमें भी सेम यही पैटर्न यूज़ करना। और इस तरह से आपका 14 नंबर का ये जो 2 नोट लिखने का जो आंसर रहेगा लास्ट का, वो आपका स्कोर आप गेन कर सकते हैं। सेकंड है आपकी जो बुक है हिस्ट्री की, PHIS 5 जो कोड है बुक का, उसका क्वेश्चन पेपर ये है। ये भी पिछले साल का पीवाईक्यू है 2025 का। इससे पहले के भी पीवाईक्यू हैं जिससे आप क्वेश्चंस को मिला सकते हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन जो हर बार आते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन पेपर से, इस पीवाईक्यू से आप उस क्वेश्चन के पीवाईक्यू को मिला लीजिएगा। पोस्ट में चैनल के मैंने दे दिए हैं ये जो पीवाईक्यू हैं हिस्ट्री के। तो इसका सॉल्यूशन अब हम समझते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे PHIS 4 का, जो आपकी PHIS जो 4 बुक है मॉडर्न हिस्ट्री जो है, उसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स में और शॉर्ट में मैंने आंसर समझाए हैं, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा आंसर भी ना लगे आपको लेंदी, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में पीवाईक्यू को सॉल्व किया है यहाँ पर। तो आइए पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री 4 का पीवाईक्यू है ये, इतिहास BA पार्ट 3, जो आपका डिस्टेंस मोड में जो BA का कोर्स है। डिस्टेंस हो चाहे रेगुलर हो, सिमिलर ही होता है, थोड़ा बहुत सिलेबस में आगे पीछे हो जाता है। क्वेश्चन पेपर का थोड़ा बहुत क्वेश्चन बदल जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज वही होते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक, ये आपकी बुक का नाम है। BHIS 4 जो बुक है, तो इसमें आपके मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में लिखे हैं इन पॉइंट्स को, आंसर्स को, तो ये मत समझना कि ये बहुत छोटे आंसर्स हैं। इन्हीं को अगर आप बहुत बड़ा अगर पॉइंट बनाते हैं तो आपका 4-5 पन्ने का, 4-5 पेजेस का, 4-5 पन्ना का वो आपका शीट में भर जाएगा आराम से। आपका पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन से रिलेटेड मैंने पहले भी आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुगल साम्राज्य के पतन से रिलेटेड मैंने लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, दोनों वीडियोस बनाई हैं हिस्ट्री की। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। इसके पतन के मुख्य सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं। औरंगजेब की नीतियां। कई इतिहासकार औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता और उसकी दक्कन नीति को पतन का मुख्य कारण मानते हैं, जिससे साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति क्षीण हो गई। जागीरदारी संकट। सतीश चंद्र के अनुसार कृषि योग्य भूमि की कमी और मनसबदारों की बढ़ती संख्या के कारण जागीरदार संकट पैदा हुआ, जिसने प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर दिया। कृषि संकट। इरफान हबीब जब था, तो इरफान हबीब का तर्क है कि किसानों पर अत्यधिक कर के बोझ ने विद्रोही जाट सतनामी को जन्म दिया। इरफान हबीब का तर्क है कि किसानों पर अत्यधिक कर के बोझ ने विद्रोही जाट सतनामी को जन्म दिया, जिससे साम्राज्य अस्थिर हुआ और कमजोर उत्तराधिकारी का कारण भी बहुत ज्यादा रहा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये भूलना ही मत आप मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में लिखना कि कमजोर उत्तराधिकारी रहे औरंगजेब के बाद। औरंगजेब की जब डेथ हो गई तो उसके जो उत्तराधिकारी बने बहुत ज्यादा कमजोर थे, बहुत ज्यादा योग्य शासक नहीं रहे, जो लंबे समय तक नहीं टिक सके। औरंगजेब बहुत लंबे टाइम पीरियड तक रहा और शुरुआत में बहुत अच्छा राजा माना गया, बाद में कुछ गलत नीतियों की वजह से, कुछ धर्मों को सताने की वजह से, कुछ लोगों का शोषण करने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा क्रूर राजा का नाम दे दिया गया, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बुरा था।
शुरू में वो बहुत बेटर था राजा, बाद में सत्ता की लालच में उसने जो किया, अपनी सत्ता की लालच में वो करता चला गया। औरंगजेब के बाद कोई भी शासक इतना सक्षम नहीं था कि वो विशाल साम्राज्य को एकजुट रख सके, एक सूत्र में बांध के रख सके। मतलब इतने बड़े साम्राज्य को संभालना किसी के बस की बात नहीं रही। ऐसा कोई राजा आया ही नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला जैसे राजा आए और फर्रुख सियार जैसे राजा आए। नादिर शाह का हमला हुआ जिस दौर में, इसी दौर में बाहर के अहमद शाह अब्दाली ने भी हमला किया, अफगान का इसका एक शासक था। तो इन लोगों ने हमला किया भारत पर, तो इसका भी इफेक्ट पड़ा मुगल पीढ़ियों पर। बाहरी आक्रमण नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल सत्ता की रही सही प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 1757 से 1765 के बीच अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया, इस पर चर्चा कीजिए। अगर आप नोटिस करें तो मैंने यहाँ पर निष्कर्ष और परिचय, शुरुआत का परिचय और निष्कर्ष नहीं लिखा है। तो परिचय और निष्कर्ष लिखने का तरीका तो आपको अब आइडिया हो ही गया होगा इतने एग्जाम्स के बाद। बीए के चाहे रेगुलर के हो, चाहे डिस्टेंस मोड के हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जो अभी तक चल रहे हैं, तो उसमें आपको अब एग्जाम्स का एक्सपीरियंस हो गया होगा। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको आइडिया होगा कि आंसर किस तरह लिखना चाहिए। तो आई होप कि मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप, और इन केस अगर ये वीडियो देख रहे हैं नॉलेज के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आंसर आप लिखते हैं तो उसमें पहले परिचय लिखिए, उसके बाद कंटेंट को लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स दिए हैं, आप चाहे तो इन की पॉइंट्स को लिख सकते हैं पहले, उसके बाद फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसके बाद आप इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर बड़ा होगा और टीचर को भी इफेक्टिव लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ थिंकिंग मत रखिए कि हाँ पॉइंट्स में लिखने से नंबर कट जाते हैं। पॉइंट्स में अगर आपने लिखा है तो पॉइंट को बड़ा लिखिए, शॉर्ट में मत लिखिए जो टीचर को लगे कि बच्चे ने बस पेज भरने के लिए लिख दिया है। तो कंटेंट को बड़ा करके उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखिए, थर्ड से फोर्थ या फिफ्थ पेज में, जितने भी पेज का आपका आंसर बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, 1757 से 65 के बीच अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया, इस पर चर्चा कीजिए। ये टॉपिक भी आपको फर्स्ट चैप्टर से ही आता है, फर्स्ट ब्लॉक से ही आता है। हिस्ट्री के जो हिस्ट्री 4 की जो बुक है उसमें मैंने फर्स्ट ब्लॉक जो पढ़ाया है अब तक आपको, उसमें का ही ये टॉपिक है। जो 1757 से 65 के बीच अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी किस तरह उनका दबदबा कायम हो गया। प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ये सब युद्ध जो है, इन युद्धों के बाद जो इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेजों का जो राज है, वो पूरी तरह ऑफिशियल हो गया धीरे धीरे। इसमें आप इंट्रोडक्शन में यही सारी स्टोरी लिख के उसके बाद इन की पॉइंट्स को लिखना कि प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के साथ साजिश रचकर नवाब को हराया। यह कंपनी के लिए राजनीतिक सत्ता का पहला कदम था। कठपुतली नवाब, कंपनी ने मीर जाफर और फिर मीर कासिम को नवाब बनाया ताकि वे व्यापारिक लाभ प्राप्त कर सके। उसके बाद क्या है कि बक्सर का युद्ध इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है। 1764 में हुआ, जब मीर कासिम ने कंपनी के हस्तक्षेप का विरोध किया तो बक्सर का युद्ध हुआ। कंपनी ने नवाब अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। इलाहाबाद की संधि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये लिखना बिल्कुल मत भूलना। 1765 में इस संधि के माध्यम से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानों राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, यानी राजस्व यानी टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर, जिससे वे बंगाल के वास्तविक शासक बन गए। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारणों और परिणामों की चर्चा कीजिए। तो पहला तो आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, 19वीं शताब्दी में भारत में किस तरह के समाज में किस तरह का समाज था, किस तरह का धर्म का जो था मुद्दा था, और किस तरह से इसको सुधारने के लिए आंदोलन के कारण बने, क्या परिणाम निकले। उसके बाद जो कारण और परिणाम है उसमें आप ये पॉइंट लिखना। फर्स्ट पेज तो आपका इंट्रो का ही होना चाहिए आंसर में, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद कारण परिणाम को डिफाइन कर दीजिए, लास्ट में निष्कर्ष। पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को तर्कवाद और मानवतावाद के विचारों से परिचित कराया। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव हिंदू धर्म की कुरीतियों पर प्रहार ने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित किया। सामाजिक बुराइयां, सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी प्रथाओं के खिलाफ समाज का असंतोष था। परिणाम ये था कि समाज सुधार जो है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के थे, और दयानंद सरस्वती आर्य समाज जिन्होंने स्थापना की।
जैसे नेताओं ने सती प्रथा के अंत और विधवा विवाह के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सांस्कृतिक चेतना ये रही कि इन आंदोलनों ने भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव जगाया। राष्ट्रवाद का उदय ये हुआ कि सामाजिक एकता ने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए वैचारिक आधार तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किस प्रकार घटित हुआ? क्या इसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है? तो जी हाँ, इसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। विद्रोह का घटनाक्रम यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, जब सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। वहां से विद्रोही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार तक फैल गया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब जैसे नेताओं ने नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम की बहस, इसमें क्या हुआ कि मंगल पांडे एक सैनिक था जो भारत का ही था, लेकिन वो अंग्रेजी सेना में ही काम करता था। उसकी डेथ के बाद ये जो विद्रोह था बहुत ज्यादा इसने एक जोर पकड़ लिया, तेजी पकड़ ली। लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूक हुए। पक्ष ये था कि विनायक दामोदर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, यानी फ्रीडम रेवोल्यूशन कहा, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का सामूहिक प्रयास दिखा था। विपक्ष की बात करें तो कुछ इतिहासकार इसे केवल एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, क्योंकि इसमें पूरे भारत की भागीदारी नहीं थी और विद्रोहियों के लक्ष्य अलग अलग थे। अगर मैं कहूँ कि पीवाईक्यू में जो आपके क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा भी नहीं है। आपके पीवाईक्यू के अलावा आपको बुक में से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना जरूरी है। और ये इस पीवाईक्यू से पहले के भी कुछ पीवाईक्यू हैं जो मैंने चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक हेल्प पहुंच सके, इजी नोट्स और नॉलेज पहुंच सके और ये पीवाईक्यू पहुंच सके। तो क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर नहीं करते, तो इससे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो न्यू न्यू एडमिशन है उन तक ये JMI के अपडेट्स पहुंच नहीं पाते। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नए नए वीडियोस के अपडेट अपने आप नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। इसमें जो पीवाईक्यू है, इससे पहले के जो पीवाईक्यू है वो मैंने चैनल पर पोस्ट कर दिया। अगर जो क्वेश्चन सिमिलर हैं तो उनको आप जरूर से जरूर अच्छे से पढ़ लेना। और इस पीवाईक्यू का सॉल्यूशन मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में दिया है, इसमें आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों ऐड कर लेना और इसी की पॉइंट्स को डिफाइन करने की प्रैक्टिस कर लेना। अब बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो 1919 के मॉर्ले मिंटो सुधार ने सांप्रदायिकता के उभार और भारत के विभाजन को जन्म दिया। हाँ, तो 1919 के सुधारों ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का बीज बोया। क्यों? क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल जो है, इन सुधारों के तहत मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था की। इसका मतलब था मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे। वोट डालो राज करो की नीति ज्यादातर अंग्रेजों ने ही अपनाई, क्योंकि अंग्रेज ही थे जो हमारे देश में जो देखते रहते कितने मतभेद हैं, छुआछूत है, उसको उन्होंने अपना हथियार बनाया और देश को दो धर्मों के हिस्सों में बांट कर चले गए। दो मुद्दे पे बांट के, दो धर्म के विरोध में बांट के चले गए और हिंदू मुस्लिम करके चले गए। वो एक तरह से देश को ही बंटवारा कर दिया उन्होंने। वोट डालो राज करो, और लॉर्ड मिंटो ने इसका उपयोग हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक दूरी पैदा करने के लिए किया था। दीर्घकालिक प्रभाव, दीर्घकालिक का मतलब लंबे टाइम तक जो इफेक्ट रहता है उसे कहते हैं दीर्घकालिक प्रभाव। इसी अलगाववादी, अलगाववादी का मतलब यहाँ पर है कि अलग होना। अलगाववादी राजनीति ने आगे चलकर द्विराष्ट्रीय राष्ट्रीय सिद्धांत को बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1947 में भारत का विभाजन हुआ। इसी जो भाव, ये जो वोट डालो की नीति थी, ये कामयाब हुई अंग्रेजों की। यही भावना जो रही, भारत को दो हिस्सों में बांट के चली गई। दो राष्ट्र का सिद्धांत बना, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसे कुछ मेन लीडर बने कहे गए। और जो भारत है, भारत अलग देश बन गया। भारत से निकलकर पाकिस्तान अलग देश बन गया, जिसमें का पूरब वाला पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश कहलाता था, जो बाद में 1971 में भारत ने उसे पूर्व पाकिस्तान से आजाद करा दिया और बांग्लादेश की स्थापना करवाई। तो वहां पर है पूर्व बंगाल जो है, पूर्व बंगाल जो था वो आपका पूर्व पाकिस्तान कहलाता था, जिसमें का पश्चिम वाला हिस्सा रह गया तो पश्चिमी बंगाल कहा गया। अब जो आधुनिक टाइम में वेस्ट बंगाल जो आप देखते हैं वो बंगाल का ही आधा हिस्सा है, और आज उसका पूरब वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। पाकिस्तान का था पहले, लेकिन उसको वहां से हटवा कर वहाँ शांति स्थापना करके
जो भारत है उसने युद्ध लड़के 1971 में बांग्लादेश की एक स्थापना की, वहां के शांति प्रदान की। बांग्लादेश देश बनवाया उन्होंने भारत में, क्योंकि बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच का रास्ता जो है वो भारत से ही होके जाता है, दोनों देशों का। इसलिए भारत को भी, भारत के जो राष्ट्रीय हित है उसको भी खतरा हो सकता था। क्या आप गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता प्राप्ति के शांतिपूर्ण साधन मानते हैं? आई होप कि गांधी जी के बारे में तो सबको पता होगा, बहुत पहले पढ़ा भी होगा, उन्होंने कितने आंदोलन करे। आप जो है इंट्रोडक्शन में इनके बारे में लिख सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने जो जो आंदोलन किए वो लिख सकते हैं। इस तरह आपका फर्स्ट पेज भर जाएगा। उसके बाद गांधी जी कौन थे, क्या थे, उनका परिचय दीजिए, उसमें एक पेज भर जाएगा। फिर थर्ड पेज से, मतलब हाँ फर्स्ट और सेकंड हो गया, उसको थर्ड पेज से आप कंटेंट लिखना स्टार्ट कीजिए कि गांधी जी के बारे में जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो क्या है। फिर वहां से स्टार्ट कीजिए कि जी हाँ, गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। क्यों दी? क्योंकि नैतिक शक्ति सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के लिए आग्रह करना, यानी बढ़ावा देना। गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा के शत्रु का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से उन्होंने आम जनता, किसानों, महिलाओं, छात्रों को आजादी की लड़ाई से जोड़ा। ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव ये था, दबाव ये था कि शांतिपूर्ण विरोध और आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर एक निबंध लिखें। निबंध का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप पूरी कहानी लिखते चले जाएं। पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। अब भारत का राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, इसमें ही आपका जो पहला पन्ना है वो भर जाएगा। उसके बाद सेकंड जो पेज है उसमें आप इस टॉपिक को फिर से लिखिए, उसका इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स लिखें। उसके बाद उसका उदय कैसे हुआ ये लिखें, जो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद विकास के बारे में लिखें। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये कई कारकों के परिणाम थे, जैसे आर्थिक शोषण जो अंग्रेजों ने भारत पर किए, प्रशासनिक एकता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। अच्छा, आपको पता ना हो तो बता दो कि जो कांग्रेस पार्टी जो आज वर्तमान में स्थित है वो 1885 में बनी थी और अंग्रेजों ने ही बनाई थी। आर्थिक शोषण में अंग्रेजों की धन की निकासी नीति ने लोगों को एकजुट किया। प्रशासनिक एकता, रेलवे, डाकतार और एक समान कानून ने भारतीयों को एक सूत्र में पिरोया। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं कि वो सिर्फ राज ही किया, उन्होंने बहुत कुछ दिया भी। तो यहाँ पर क्या है कि जो आर्थिक शोषण है, अंग्रेजों की धन की निकासी नीति ने लोगों को एकजुट किया। प्रशासनिक एकता, रेलवे, डाकतार और एक समान कानून ने भारतीयों को एक सूत्र में पिरोया। यहाँ पर मैं बता रही थी कि जो अंग्रेज हैं वो बहुत कुछ काम करके गए हैं इंडिया में। ऐसी बात नहीं है कि वो उन्होंने सिर्फ राज ही किया, उन्होंने संसद बनाया, कांग्रेस पार्टी बनाई। और तो संडे जो है वो अंग्रेजों की ही देन है। लेकिन अंग्रेजों की देन इसलिए है क्योंकि वो जो उनकी फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते थे वो जब थक जाते थे तो उनका कहना था कि हफ्ते में एक छुट्टी होनी चाहिए। तो उस बात को प्रस्ताव सिर्फ वो खाली एक यही बात थी, सिर्फ और सिर्फ, जो अंग्रेजों ने बहुत इजीली मान ली थी कि संडे होना चाहिए। और उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। इसकी स्थापना ने राष्ट्रवाद को एक संगठित मंच प्रदान किया। चरण है, राष्ट्रवाद का विकास 3 चरणों में हुआ: उदारवादी चरण, प्रार्थना और याचिका, उग्रवादी चरण, स्वराज का नारा और गांधीवादी चरण, जन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत के विभाजन के प्रमुख राजनीतिक कारण कौन कौन से थे? इसमें आपका मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता, मोहम्मद अली जिन्ना का द्विराष्ट्रीय सिद्धांत और अलग पाकिस्तान की मांग थी, अंग्रेजों के फूट डालो और राजकरों की नीति थी, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देकर विभाजन की स्थिति पैदा करना, कैबिनेट मिशन का विफलता यानी असफल रही, कांग्रेस और लीग के बीच किसी समझौते पर ना पहुंच पाना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946, जिन्ना द्वारा बुलाई गई हिंसा ने देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी। माउंटबेटन योजना जो है विभाजन को ही दंगे रोकने का एकमात्र उपाय माना गया। माउंटबेटन जो है एक आखिरी गवर्नर था अंग्रेजों का, जो इंडिया में, जिसने ऐलान किया कि आज़ाद कर दिया जाएगा इंडिया को और वो अंग्रेज जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सहायक संधि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इनमें से मुझे 2 पर नोट लिखने थे, तो यहाँ पर बी और सी पे मैंने नोट लिखे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर के लिए मोटिवेशन मिलता है।